प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? कीटों के बारे में बात हो रही है और ये कीट श्वसन कैसे करते हैं इसके बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है त्वचा से, फेफड़ों से, क्लोम से, वातक तंत्र से। ये कीट किस प्रकार श्वसन करते हैं? कीट वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। व्याख्या को देखते हैं। सभी कीटों इंसेक्ट्स में श्वसन की क्रिया होती है, जिसके दौरान वे ऑक्सीजन अर्थात O2 को शरीर के अंदर ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर निकालते हैं। इनमें श्वसन के लिए वायु नलियों या ट्रैकी एयर ट्यूब और ट्रैकी का जाल बिछा रहता है, जिसे वातक तंत्र ट्रैकियल सिस्टम कहा जाता है। यह तंत्र बाहरी वायु को ग्रहण कर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, फीताकृमि उभयलिंगी है। ठीक है, फीताकृमि उभयलिंगी है, ये सही है। गोल कृमि राउंड वर्म के अलग अलग लिंग सेक्स होते हैं, ये भी सही है। फाइलेरिया सूत्रकृमि निमेटोड से होता है, ये भी सही है। गिनी कृमि गिनी वर्म एनेलिड है, ये गलत है। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा ये सही है और ये चौथा गलत है। ठीक है, कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ठीक, जबकि कथन 4 सही है, क्योंकि गिनी वर्म एक सूत्रकृमि निमेटोड है, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम ड्रैकनकुलस मैडिनेसिस है। यह मनुष्य तथा कुछ दूसरे स्तनियों का परजीवी पैरासाइट जंतु है, जिसके संक्रमण से शरीर में दमा, उल्टी, खुजलाहट, इयोसिनोफिलिया इत्यादि के लक्षण प्रकट होते हैं। ये सब शरीर में इस परजीवी के विषैले पदार्थ के प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? गिनी वर्म के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरधारी अर्थात डेट्राइटिवोरस है? अपरधारी को क्या कहा जाता है? डेट्राइटिवोरस। वो कौन से जीव है डेट्राइटिवोरस? केंचुआ, जेलीफिश, सहस्त्रपादी अर्थात मिलीपीड, समुद्री घोड़ा सी हॉर्स, काष्ठयुका अर्थात वुडलाइस। इसका आंसर है ऑप्शन, क्या बोला है? सही उत्तर चुनना है बोला गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी 135। ठीक है, 135 देखते हैं। 1 है, 3 है, 5 है। अपरदहारी डेट्राइटिवोरस केंचुआ है, मिलीपीड है और वुडलाइस काष्ठयुका है। ठीक है, केंचुआ, सहस्त्रपादी, काष्ठयुका, डेट्राइटिवोरस है, अपरदहारी है। डेट्राइटिवोरस के बारे में जानकारी दी गई है। डेट्राइटिवोरस अपरदहारी हेट्रोट्राफ है, जो अपना पोषण अपरद, मृद या सड़े गले पौधे जानवरों को खाकर प्राप्त करते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में केंचुआ, काष्ठयुका, सहस्त्रपादी, अपरदहारी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी अर्थात फिल्टर फीडर है? फिल्टर फीडर निस्यंदक भोजी के बारे में पूछा गया है, कौन सा जीव है? दिए गए ऑप्शन है कैटफिश, इसे असल्कमीन कहा जाता है, ऑक्टोपस अष्टभुज, सिप एस्टर और हवालिस पेलिकन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है एस्टर फिल्टर फीडर निस्यंदक भोजी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर है एस्टर
मास्टर ये जो सीप है वो फिल्टर फीडर है। निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर ऐसे जीव हैं जो जल में निलंबित पोषक पदार्थों को अपने शरीर की विशेष फिल्टरिंग संरचना से जल सहित प्रवाहित करते हुए प्राप्त करते हैं। उल्लेखनीय है कि सीप निस्यंदक भोजी जीव का प्रमुख उदाहरण है। जो सीप है वो निस्यंदक भोजी जीव का प्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर अर्थात नॉक्टर्नल होते हैं? घरेलू मक्खी, खटमल, तोता। ये गलत है। घरेलू मक्खी को देखे होंगे आप, जब लाइट ऑफ होता है तो ये भी उड़ना बंद कर देते हैं, ठीक है, तो ये रात्रिचर तो नहीं होगा। तोता भी रात में आराम करता है, सोता है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू। मच्छर, चमगादड़, उल्लू। चमगादड़ तो रात्रिचर ही है, उल्लू भी रात्रिचर ही है। मच्छर तो रात में ही रात भर तंग करते रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मच्छर, चमगादड़, उल्लू नॉक्टर्नल है, ठीक है, रात्रिचर है। व्याख्या की बात करते हैं। नॉक्टर्नल एनिमल वे जंतु होते हैं जो कि दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्रायः श्रवण तथा घ्राणेंद्रियां अत्यधिक विकसित होती है एवं दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। मच्छर, मॉस्क्विटो, चमगादड़, बैट, औल, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु रात्रिचर होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है पूछा गया है। अगर ये उसका सिर है तो ये उसका शरीर है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। किसका जो मस्तिष्क है उसके शरीर के अनुपात से बड़ा होता है पूछा गया है, ठीक है। दिए गए ऑप्शन है चींटी, हाथी, डॉल्फिन, मानव। इसका आंसर क्या होगा? शरीर और सिर के बारे में पूछा गया है। अगर हम चींटी की संरचना देखें तो चींटी कुछ ऐसे टाइप का रहता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चींटी, ऑप्शन ए। चींटी का जो सामने का हिस्सा सिर रहता है वो पीछे के हिस्से से बड़े रहता है, जो सामने का हिस्सा रहता है वो सिर होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चींटी। अगला प्रश्न है, जब चींटियां काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है। जब चींटी काटती है तो वो क्या काटते समय क्या छोड़ती है या इंसेक्ट करती है पूछा गया है, ठीक है। दिए गए ऑप्शन है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, मेथेनॉल, फार्मिक अम्ल या स्टीराइड अम्ल। इसका आंसर है ऑप्शन सी। जब चींटी चापती है या काटती है तब वो फार्मिक अम्ल इंसेक्ट करती है, छोड़ती है, ठीक है, ऑप्शन सी। चींटियां अर्थात आंट्स के काटे जाने पर शरीर में फार्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण इंसेक्शन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द एवं झुंझुनाहट का आभास होता है। फार्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है, जिसका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में रबर के व्यवसाय तथा फलों के रसों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। फार्मिक अम्ल का ये उपयोग है जो चींटी काटते समय अंतःक्षेपित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है? निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों की कृषकों के रूप में जानी जाती है पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, चींटी, कॉकरोच, केकड़ा, मकड़ी। इसका आंसर है चींटी। चींटी एक जीव की कुछ प्रजातियां हैं जो कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है, ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। इसकी व्याख्या में क्या दिया है देखते हैं। चींटियों को कवकों के कृषक के रूप में जाना जाता है। चींटियों एवं कुछ कवकों के मध्य अन्योन्याश्रितता का संबंध होता है, मतलब एक दूसरे के सहयोग से जीवन जीने का संबंध होता है, यह कहा जा रहा है। लीफ कटर प्रजातियों की चींटियां इस संबंध का महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।
चींटियों के अतिरिक्त कुछ दीमकों की प्रजातियां भी कवकों के साथ ऐसी ही क्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। चींटी और दीमक ये जो कवकों के साथ एक समान सजीविता प्रदर्शित करती है या अन्योन्याश्रिता प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मच्छर के बारे पर विचार करना है। केवल नर रक्त चूसते हैं। केवल नर रक्त चूसते हैं। पहली बात तो नर रक्त चूसते ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। केवल मादा रक्त चूसती है। केवल मादा रक्त चूसती है। हाँ, मादा तो रक्त चूसती है। मादा पौधों का रस चूसती है। मादा कभी कभी पौधों का रस भी चूसती है, ठीक है, तो तीसरा देखना पड़ेगा। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। क्या करना है, इनमें से सही चुनना है, ठीक है, इनमें से सही चुनना है। केवल मादा रक्त चूसती है, ये तो परफेक्ट है, ठीक है। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर दूसरा और पांचवा होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, दूसरा और पांचवा, ठीक है। दूसरा में क्या क्या है, केवल मादा रक्त चूसती है और नर की अपेक्षा मादा के डेने अर्थात पंख बड़े होते हैं। दूसरा और पांचवा सही है। व्याख्या में क्या दिया हुआ है, केवल मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले कशेरुकियों, पंछियों तथा स्तनियों का रक्त चूसती है और बाह्य परजीवी के रूप में होती है। नर मच्छर रुधिर नहीं चूसते, ये अपना पोषण फल फूलों के रस से करते हैं। कभी कभी मादाएं भी फल फूलों का रस चूसती है, अर्थात मादा खून भी चूसती है और जरूरत पड़ने पर फल फूलों का रस भी चूस लेती है। मादा मच्छर सामान्यतः नर मच्छर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं। आंत्र में किसका संग्रह करने की बात हो रही है, जल के संग्रह करने की बात हो रही है। आंत्र में कौन से प्राणी हैं, मोलस्क, जेब्रा, ऊंट, यूरोमैटिक्स, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर है ऊंट। ये तो हम सभी जानते हैं, ऊंट को जल संग्रह करने वाला जानवर माना जाता है क्योंकि यह रेगिस्तान या सूखे प्रदेशों में पाया रहने वाला एक जानवर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊंट। ऊंट अपने आंत्र में जल संग्रह कर सकता है। ऊंट, कैमल को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है, जहाज कहा जाता है, क्योंकि इनका शरीर पूर्णतया मरुस्थल डेजर्ट के प्रति अनुकूलित एडॉप्टेड होता है। इनके पैर गद्दीदार होते हैं। श्वसन की लय अति धीमी होती है। जो सांस करने की गति है वो कैसे होती है, एकदम धीमी होती है, तथा ये एक बार में अत्यधिक जल को पीकर जल का संग्रह स्टोरेज अपनी आंत्र इंटेस्टाइन में कर लेते हैं, जिससे कई दिनों तक इन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे अधिक, या कहें कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। ऊपर की व्याख्या में हमने देखा है इस प्रश्न को। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। ठोस मूत्र कौन उत्सर्जित करता है बोला गया है। दिए गए ऑप्शन है कंगारू चूहा, जिराफ, गिलहरी, कौवा। इसका आंसर है ऑप्शन ए कंगारू चूहा। कंगारू चूहा एक ऐसा जानवर है जो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। ठोस मूत्र से क्या मतलब है इसके बारे में देखते हैं। कंगारू चूहा, इसे कंगारू रैट कहा जाता है, बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है कंगारू चूहा, जिसके कारण यह प्रायः ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। उसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र अर्थात वृक्क की विशेष संरचना एवं कार्यप्रणाली के कारण होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में यह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है। मैथुनोपरांत नर को मार देती है मादा, यह किस प्रकार के जीव में होता है पूछा गया है। ऑप्शन है व्याध पतंग अर्थात ड्रैगन फ्लाई,
मधुमक्खी, मकड़ी, गर्त, रेदाकू अर्थात पीट वाइपर। इसका आंसर है ऑप्शन सी। मकड़ी एक ऐसी मादा होती है जो मैथुनों उपरांत अपने नर को क्या कर देती है, मार देती है। ठीक है, अपने पार्टनर को मार देती है। व्याख्या की बात करते हैं, आखिर वो अपने नर को क्यों मारती है। मकड़ी की अधिकांश प्रजातियों में मादा मैथुनों उपरांत नर को मार देती है। ये मकड़ी की अधिकांश प्रजातियों में होता है। ठीक है, जंतु वैज्ञानी माइकल रॉबर्ट्स के अनुसार प्रायः कमजोर एवं सुस्त नर मादाओं द्वारा मार कर भक्षण कर लिए जाते हैं। मजबूत मकड़ी नर बच जाते हैं और पुनः समागम करते हैं। ठीक है, ऐसे नर जो मादा से क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, वो उसे मादा मकड़ी मार कर अपने पोषण अर्थात भोजन के रूप में ग्रहण कर लेती है। जबकि जो नर मकड़ी होती है, अगर वो मादा मकड़ी से स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा हुआ तब बच जाता है और अगले जनरेशन को आगे बढ़ाने में सहयोग देता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? किंग कोबरा पूरी सर्प प्रजाति का एक ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है, लेकिन क्यों बनाता है यह पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन हैं, यह सर्पभक्षी है और इसका घोंसला दूसरे सर्पों को आकर्षित करने में सहायक होता है। अर्थात कह रहा है आकर्षित करने के लिए बनाता है, कहा गया, बोल रहा है पहला कथन। दूसरा कथन क्या है, यह सजीव प्रजक सर्प है और इसे अपनी संतान को जन्म के लिए घोंसले की आवश्यकता होती है, बोल रहा है। ठीक है, तीसरा है यह अंड प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। और चौथा कथन है यह एक विशाल अनियत तापी प्राणी है जिसे सर्दी के मौसम में शीत निष्क्रियता के लिए घोंसले की जरूरत होती है। ये गलत है। ये सजीव प्रजक होता है, ये भी गलत है क्योंकि ये अंडे देता है। और ये आकर्षित करने के लिए बनाता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी है, ये अंड प्रजक है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडे से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है, इसलिए यह किंग कोबरा घोंसला बनाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। वही बात कहा गया है। अगला प्रश्न है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प। ऊपर के प्रश्न में हमने इसकी बात की है, आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। कोबरा सर्प का विष होता है। कोबरा सर्प का जो विष होता है वह कैसा होता है पूछा गया है। अर्थात तंत्रिका विषी अर्थात तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला, रुधिर विषी अर्थात रक्त को प्रभावित करने वाला, या दोनों तंत्रिका और रुधिर दोनों को प्रभावित करने वाला। ठीक है, कैसा होता है किंग कोबरा का विष? तंत्रिका विषी होता है अर्थात तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला होता है कोबरा का विष। व्याख्या में दिया गया है तंत्रिका विषी अर्थात न्यूरोटॉक्सिक होता है जो तंत्रिका ऊतकों को प्रभावित करता है। इसमें कार्डियोटॉक्सिक तथा कुछ अन्य यौगिक भी होते हैं। ठीक है, कार्डियोटॉक्सिक तथा अन्य कुछ यौगिक भी होते हैं बोला गया है। टॉक्सिक मुख्यतः प्रोटीन एवं पॉलीपेप्टाइड होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? बोला गया है एक सर्प है जो अन्य सर्पों को खाता है, बोला गया। ठीक है, वो कौन सा सर्प है? इसका आंसर है ऑप्शन डी नागराज अर्थात किंग कोबरा। ऊपर के हमने कई प्रश्नों में इसकी व्याख्या की है। किंग कोबरा एक ऐसा सर्प है जो अपने से छोटे सर्पों को मुख्यतः खाने का काम करता है, मुख्य उसका आहार है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? अर्थात विषहीन सांप है, बोला गया है। विषहीन सांप कौन सा है पूछा गया है हमसे। कोबरा में तो जहर होता है, ये न्यूरोटॉक्सिक होता है अर्थात तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला होता है। कोरल स्नेक ये भी जहरीला होता है। वाइपर ये भी जहरीला होता है, जबकि अजगर जहरीला नहीं होता। यह अपनी शिकार को अपने शरीर के
बल से शरीर के अपने शरीर द्वारा, ये बहुत लंबा होता है, अपने शरीर द्वारा पकड़ता है पहले, उसके बाद उसे निगलना चालू करता है। ठीक है, इसमें जहर नहीं पाया जाता अजगर में। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, क्या दिया है, यदि सांप का निचली या उदर सतह पर छोटे छोटे सल्क पाए जाते हैं, ठीक है, सांप की निचली सतह पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, सल्क पाए जाते हैं, तो वे विषहीन हैं। ऐसे छोटे छोटे सल्क पाए जाते हैं तो ये विषहीन होते हैं। उदर सल्क पहले किंतु पूरी चौड़ाई तक फैले ना हो तब इस अवस्था में सर्प विषहीन होते हैं। उदर सल्क पतले किंतु पूरी चौड़ाई तक फैले ना हो, और ये पतले हों सल्क और पूरी चौड़ाई में फैले ना हो, तो ये क्या, तो इस अवस्था में ये विषहीन होते हैं, जैसे अजगर। अगर यदि आप लोगों ने अजगर का इमेज या अजगर को देखा होगा तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग है, अर्थात सर्पों की जो विष ग्रंथियां हैं वो किसके समान है पूछा गया है। ऑप्शन है मछलियों की विद्युत अंग की, रे मछलियों के, स्तनियों की, वसा ग्रंथियों के, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के। इसका आंसर है ऑप्शन डी, जो सर्पों की विष ग्रंथियां होती हैं वो कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथियों के समान होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित है। सांप के जो जहरीले विषदंत हैं वो किसके रूपांतरित रूप है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है चिबुकास्थी दंत के, तालु दंत के, श्वसनीय दंत के, जंभिका दंत के। किसके रूपांतरित है, ये जंभिका दंत के रूपांतरित होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, ऑप्शन डी। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैग्जीली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालु से मुखाग्रासन गुहिका में उभरे होते हैं। यह मैग्जिलरी दंत, जंभिका दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबंध होते हैं। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।